हाय गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और जनरली आज के दिन मदद करने के लिए rajeshsatpute.com के श्री राजेश सतपुते नजर आते हैं और साक्षात बैठे हुए दिख भी रहे हैं आपको। राजेश जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। राजेश जी, कोई वो ढोल वोल की आवाज, इतनी फेस्टिविटीज पूना में चल रही है, आवाज क्यों नहीं आ रही कुछ भी? जी देखिए, मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि मैं थोड़ा सा हायर फ्लोर पे रहता हूँ, 7th फ्लोर पे, और हमारे आजू बाजू में उतना सब नहीं है। टचवुड, बाजू में हॉस्पिटल है, तो थोड़े आप कह सकते हैं कि थोड़ी शांति रहती है यहाँ पे, तभी जाके मैं शो कर पाता हूँ। अच्छा, हाँ, बाजू में हॉस्पिटल है तो वैसे भी सब ध्यान रखते होंगे इस बात का। जी। खैर, आते हैं सतपुते साहब से मार्केट्स पे, सतपुते साहब से आप लोग की क्वेरीज पे, सतपुते साहब से आज के एसबीएस स्टॉक पिक पे अगर समय रहा तो इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो दिखा देता हूं। भाई आप लोग रीच आउट करते रहा करिए प्लीज। इंस्टाग्राम का, ट्विटर का और थ्रेड का आईडी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। साथ साथ हम लोग का जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी रख दिया है। जैसे कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिए। कुछ ईवी गाड़ियों में कटौती, अरे वाह, टाटा मोटर्स ने अपनी ईवी पैक में भी दाम घटा दिए। ये है डिमांड थोड़ी सी ठंडी पड़ना ऑटो सेक्टर की। आपको याद होगा भाई, थोड़े दिन पहले, कुछ हफ्ते हो गए अब तो, फाडा के हेड आए थे सीएनबीसी आवास पे। कंसर्न्स तब बातचीत हुई थी कैसे इन्वेंट्री पाइल अप हो रही है। उसके बाद से वो अब फेस्टिव सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, खूब इन्वेंट्री पाइल्ड अप है, कंपनीज के डिस्काउंट्स बढ़ रहे हैं। आज सुबह सीधा सौदा में भी ये डिस्कस हो रहा था। मेरे ख्याल से टाटा मोटर ही शायद था जिसने 2 लाख तक अपने सफारी वफारी के दाम घटाए थे। अब वो ईवी पोर्टफोलियो में भी कटौती अनाउंस्ड कर दी है। तो यार इन्वेंट्री पाइलअप तो कंसर्न था ही था। अब ये पुश करने की कोशिश हो रही है उस इन्वेंट्री को इस तरह के डिस्काउंट्स के थ्रू, प्राइस कट्स के थ्रू, बहाना कुछ भी हो, फेस्टिव ये वो सीजन सेल जो भी, लेकिन तगड़े डिस्काउंट। 3 लाख तक के दाम घटा दिए नेक्सॉन ईवी के। नेक्सॉन की कीमत कितने की है मुझे नहीं पता, एक मिनट देखा जाए। सर साहब, नेक्सॉन की कीमत क्या है? आशीष जी पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं ये। यार नेक्सॉन तो देखना दिखा रही पड़ेगा। है BS6 वाली। अच्छा, ईवी नहीं होगी है। मेरे को तो क्योंकि 8 लाख ही दिखाया, मैं डर गया। मैंने कहा 8 लाख को 3 लाख हट दिए। नहीं नहीं, ईवी की प्राइसेस हैं, हाँ, उन 14 लाख, 15 लाख से 20 लाख के बीच। तो ठीक है, 3 लाख भी बढ़िया। 2-3 लाख अगर कट है तो बढ़िया, मीनिंगफुल कट है। आई एम अज्यूमिंग, खैर उन्होंने पता नहीं क्या रीजंस दिए हैं, लेकिन अज्यूमिंग की डिमांड पाइलअप हो रही है, वो सॉरी सप्लाई, माल पाइलअप हो रहा है, उस इन्वेंट्री, उस चैनल को क्लियर करने की ही कोशिश हो रही होगी। अच्छा, टाटा मोटर्स की चर्चा इतनी देर से हो रही है, सच में आप चार्ट्स पे टाटा मोटर्स शुरू करते फिर मार्केट्स पे उतरता हूँ। जी आशीष जी, मुझे लगता है कि टाटा मोटर में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ट्रेंड पिछले 4-5 दिनों से वीक है, और वो वीक ही है। वीक ही है इसलिए कहा मैंने, क्योंकि बाजार में थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं कि रिलीफ रैली प्ले हो रही है, लेकिन टाटा मोटर में वो पुल बैक, वो रिलीफ रैली प्ले फिलहाल तो नहीं है। तो देखिए, लेवल के हिसाब से मुझे लगता है टाटा मोटर अगर 1080-1100 के नीचे रहेगा तो इसमें वीकनेस रहेगी, और एक आप कह सकते हैं कि एक डाउन टिक आ सकता है 1000 की तरफ। 1000 टूटेगा तो फिर मुझे लगता है आशीष जी, थोड़ा आप कह सकते हैं कि सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। इन दैट केस 950-920 तक का फॉल भी आ सकता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। ऐसे बहुत एग्रेसिव कॉल बाय आप कह सकते हैं टाटा मोटर में फिलहाल दिखते नहीं है। थोड़ा कॉशियस रहने का समय है। इस तरह से इन्वेंट्री पाइल अप होना, डिस्काउंट्स देना, ये सब थोड़ी सी वार्निंग बेल्स तो हैं ही हैं। स्टॉक भी देखिए थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए इस काउंटर को लेकर। जहाँ तक मार्केट्स हैं, ले दे के मोमेंटम है भाई साहब 25,000 के ऊपर। शुरुआत ठीक ठाक हुई, ठंडे पड़े, रेड से अब हम बढ़िया हरे निशान पे, निफ्टी 100 पॉइंट मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। तो बढ़िया मूव्स बन रहे हैं। और एक बार क्विकली आपको दिखा, अच्छा, कल तक का था निफ्टी बैंक की अगुवाई में मोमेंटम आया था। आज निफ्टी बैंक उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है। पर आईटी में इन्फोसिस, निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, उससे समझ में आएगा। कोई इन्फोसिस, टीसीएस बढ़िया मूव डिलीवर करता हुआ नजर आ रहा है, तो वो उस कमी की भरपाई करता हुआ
भारतीय और सिलेक्टिवली बैंकिंग में एक्सिस पर आज सुबह अपनी टॉप कॉल भी थी। एक्सिस पे एक ब्रोकरेज का थम्स अप भी आया था कुछ बाय के एग्रेसिव टारगेट्स के साथ। इन सब का इम्पैक्ट है जो एक्सिस बढ़िया कर रहा है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। उससे पहले सतपति साहब, 25,000 पे निफ्टी जहां पे खड़ा है, इस जंक्चर पे मूड कैसा बन रहा है? बड़ा तगड़ा टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में आजकल। सच में बहुत तगड़ा टसल चल रहा है। एक दिन तेजी, दूसरे दिन मंदी, यही चल रहा है। गैप डाउन होता है तो खींच लेता है, और गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट मार्केट, दिस इज नॉट एन इजी मार्केट टू ट्रेड। देखिए, लेवल टू लेवल की अगर बात करें तो मुझे लगता है जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है, पूरे पूरे चांसेस है कि ये अपना रेजिस्टेंस पार करे। तो रेजिस्टेंस कहाँ है? देखिए, रेजिस्टेंस है 25,060 के ऊपर। 25,060 के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट में चला जाता है तो फिर मुझे लगता है कि फिर हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का क्लस्टर है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा और मोमेंटम आगे तेज पकड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बायस पॉजिटिव रखे जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है। तो 25,060 के ऊपर कहाँ तक जाएगा? देखिए, इन दैट केस मुझे लगता है जो रिसेंट हाई था वो एक बार के लिए फिर से रिटेस्ट हो सकता है। तो निफ्टी का जो बायस है फिलहाल 52 डिप का दिखता है। बाय ऑन डिप्स वाला मामला। चलिए सवाल जवाब की तरफ बढ़ रहा हूं। आज गुड़गांव जाना है, अलीगढ़ जाना है और चेन्नई जाना है। सब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। गुड़गांव से शुरुआत, अदिति बगई जी स्क्रीन पे। अदिति मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। अदिति मैम, हेलो सर। क्या करते हो आप गुड़गांव में और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो अदिति मैम? सर मैं गुड़गांव में, सर मैं फार्मा लाइन में हूँ। एज ए पार्ट टाइम जॉब करती हूँ फार्मा लाइन में एज ए एमआर, और मैं स्टॉक मार्केट में लास्ट 2 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। अरे वाह। तो अदिति मैम, लास्ट 2 साल की जर्नी कैसी रही और ये स्टॉक्स कैसे डिसाइड करते हो? सारे फार्मा स्टॉक्स खरीद लिए कि कुछ और भी खरीदा है? सर नहीं, फार्मा मेरे पास कोई भी नहीं है। फार्मा अच्छा नहीं है क्या? नहीं सर, फार्मा अच्छा है, लेकिन मेरा जो ज्यादातर स्टॉक मैं लेती हूँ आईटी में लेती हूँ या फिर बैंक। पर क्यों? आपकी एक्सपर्टीज फार्मा में है, दवाओं का डिमांड आप समझते हो, कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है आप समझते हो, फिर क्यों नहीं फार्मा खरीदते? सर फार्मा मैंने एक बार किया था, लेकिन मेरा लक उसमें नहीं चला, इसीलिए मैंने फार्मा नहीं लिया कभी उसके बाद। और आईटी वाईटी में लग चल रहा है? आईटी थोड़ा सा मोमेंटम ठीक रहता है, कुछ अच्छे लार्ज कैप आईटी में मैं जैसे ज्यादा लेती हूँ, तो उसमें अब तक का रिस्पॉन्स मेरा ठीक रहा है। हाँ, ठीक है भाई, जिस पे हाथ ज्यादा रमा हो वो इसी पे फोकस करना चाहिए। अदिति मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए। सर यस, पहला सवाल मेरा, सर गुड मॉर्निंग सर अदिति सर, इंडसइंड बैंक के लिए है सर। ये मैंने डिविडेंड प्ले करने के टाइम पे लिया था सर, अप्रॉक्स 3 मंथ्स हो गए हैं, और इसकी जो मेरी बाइंग है वो 1463 की है। इंडसइंड पे डिविडेंड प्ले करने के लिए? इंडसइंड yes. क्या डिविडेंड देता है? 15-16 रुपए से ज्यादा क्या देता है? सर यस, इतना ही था सर। मेरी और जो तो बाइंग 1500 का स्टॉक है, डिविडेंड यील्ड क्या बैठी? सर यस। अच्छा, डिविडेंड आ गया? यस सर। अभी अभी हाल फिलहाल ही खरीदे गया ये? लास्ट 14 रुपए का डिविडेंड, नहीं 16-17 रुपए का डिविडेंड था ना? 16.5 का था सर। 16.5 वो आ गया आपके पास। यस। 16.5 का डिविडेंड रजिस्टर करा तो 10 रुपए का नुकसान हो रहा है। सतपुर साहब, अब फिर सिर्फ डिविडेंड प्ले के लिए रखा था, मतलब आप उसके बाद बेचना चाहते थे क्या? हाँ सर, एक्चुअली मैंने पहले भी डिविडेंड प्ले के लिए काफी स्टॉक लिए थे, और इमीडिएट मेरे को 15 दिन 20 दिन में रिटर्न्स मिल जाता है, तो मैं उसे सेल आउट कर देती थी। लेकिन इस टाइम मेरे को ज्यादा टाइम हो गया इंडसइंड के लिए। नहीं, तो जब आप पहले डिविडेंड के लिए लेते थे तो डिविडेंड आने के बाद भी स्टॉक चलता रहता था, तो आपको दोनों फायदे हो जाते थे। अभी इंडसइंड बैंक में फायदा नहीं हो रहा, ये पंगा है क्या? यस, ऐसे मैंने एसबीआई लिया था, तो मुझे डिविडेंड के 2 दिन बाद ही मैंने उसमें प्रॉफिट लेके मैं आउट हो पर गई। ये बताओ, भाव जिस पे लेते थे उससे बेहतर बेचते थे, दलाली एडजस्ट करते थे, सब देख के मुनाफा होता था कि नहीं होता था? नहीं सर, प्लस जो डिविडेंड होता था उसके अलावा भी प्लस में सर। प्लस में था। यस। चलिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी सबकी। सतपुर साहब, इंडसइंड बैंक क्या करना चाहिए? अच्छा जी, मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ा सा मेरा व्यू जो है ना आशीष जी, बैंकिंग पे कॉन्ट्रा चल रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, बैंकिंग में वीकनेस है, लेकिन अगर बाजार को घूमना है, बाजार को यहाँ से तेजी पकड़नी है, तो बैंकिंग, इन पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग चलना चाहिए। अभी आप पिछले 2-3 दिनों से देखिए, एक्सिस चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, कोटक भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इंडसइंड भी दिखाएगा।
रही बात लेवल की, तो मुझे लगता है 1400 के ऊपर बायस पॉजिटिव है। इसका रेजिस्टेंस आशीष जी कहाँ पे है? वो है 1470 पे। ये 1470 का लेवल एक बार तोड़ दे, इसके बाद मुझे लगता है ये कम से कम 1600 साढ़े 1600 की तरफ भागेगा। तो ये जो मैंने बड़े टारगेट्स लिए, लेकिन उसके लिए ब्रेकआउट की जरूरत है। तो आपको 1470 वॉच करना है। अगर अटकता है उस लेवल के आसपास आके, तो फिर मुझे लगता है एक बार के लिए आप जो एग्जिट स्ट्रेटेजी रखती हो, डिविडेंड लेने का और उसके बाद एग्जिट करने की, तो आई थिंक इन दैट केस यू विल गेट एन एग्जिट नियर 1470। ओके, अलीगढ़ से पाखी अग्रवाल जी। पाखी मैम, हाय। वेरी गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून पाखी मैम। पाखी का मतलब क्या हुआ पाखी मैम? सर, इट्स अ बंगाली वर्ड और बंगाली में चिड़िया को पाखी बोलते हैं सर। ओह ब्यूटीफुल। पाखी मैम, कब से आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? बहुत रिसेंटली। एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से इन्फ्लुएंस हुई हूँ और लास्ट 3-4 मंथ से मैंने सीखना शुरू किया है। इट्स जस्ट दैट। हस्बैंड से इन्फ्लुएंस हुई मतलब हस्बैंड करते थे और बहुत कमाते थे, तो आपने बोला मैं भी हाथ जमाती हूँ इसमें, ऐसा? एक्चुअली उनके साथ बैठ के थोड़ा इंटरेस्ट लिया। ही डज इट वेरी वेल। तो अब ये हुआ कि हम मेरे को भी सीखना है, लेट मी आल्सो डू। तो अभी जर्नी स्टार्ट हुई है बस। तो अभी हस्बैंड बता रहे हैं कौन से स्टॉक लेने हैं। जब उनका हाथ बढ़िया है, ही डज इट वेरी वेल, तो उनसे आइडिया ले लेने का। लेते हो आप क्या? कुछ वो भी हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपका चैनल देखती हूँ, उससे बहुत सारी नॉलेजेस गेन करने की कोशिश करती हूँ। जस्ट दैट, अभी सीख रही हूँ। ओके पाखी मैम, पहला सवाल, ये सेल का काउंटर लिया हुआ है कि लेने का मन है पाखी मैम? मैंने सेल लिया हुआ है सर। 1400 शेयर्स फॉर 139 लिए थे अ फ्यू मंथ्स बैक। 139 में फ्यू मंथ्स बैक 129 पे चल रहा है। और लिया बेसिकली लंबी अवधि के लिहाज से था, ऐसा कुछ था? हाँ जी, हाँ जी, फॉर लॉन्ग टर्म लिया था। अभी मैं कंफ्यूज हूँ सर कि शुड आई कीप इट और आई शुड सेल इट ऑफ। हाँ सतपाल साहब, क्या करना है मेटल? हम भी कंफ्यूज हैं। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर तमाम कंसर्न्स हाईलाइट होते रहते हैं, खासतौर पे चाइना रिलेटेड। ठंडा भी पड़ रहा है ये स्टॉक, जी क्या करना चाहिए सतपुते साहब? आशीष जी, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। ये ग्लोबल कंसर्न चाइना फैक्टर में, इसलिए ये सब पूरा मेटल सेक्टर ही थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ऑटो की बिक्री ठंडी हो रही है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कट होंगे आगे जाके। तो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा फैक्टर्ड इन हो रहा है इस पूरा मेटल सेक्टर में। हालांकि बीच बीच में स्पर्ट्स आते हैं, लेकिन वो स्पर्ट्स में बिकवाली होती है। तो द पॉइंट इज, सेल की बात करें तो देखिए चार्ट पे क्या दिखता है। चार्ट पे दिखता है ये 125 के आसपास का यहाँ पे इमीडिएट बॉटम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी घटा है 175 के लेवल से। 175 से लेके 125 तक जब आता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये काउंटर अभी इस लेवल पे तो एग्जिट लेना बनता नहीं है। तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा 120 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से एक रिलीफ रैली प्ले मुझे लगता है मेटल सेक्टर में भी ड्यू है, जहाँ पे सेल का जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 140 से 145। बट आशीष जी, कितना टाइम लगेगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए करेक्शन जो है वो टाइम वाइज भी होता है और प्राइस वाइज भी होता है। तो अगर ये थोड़ा और टाइम ले तो हो सकता है, लेकिन आपको फिलहाल बने रहना है। स्टॉप लॉस होगा 120 का। 120 के एसएल के साथ फिलहाल तो बने रहिए मैम। पाखी जी, चेन्नई से विजया चंगानी मैम, और विजया मैम को देख के लग रहा है अपनी मुलाकात हो चुकी है। विजया मैम, अपन तो मिल चुके हैं ना? गुड आफ्टरनून सर। हाय मैम। विजया मैम, क्या हाल चाल? सब ठीक है सर। विजया मैम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेने का मन है या ऑलरेडी खरीद के रख लिए? सर मेरे पास है ना ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 60 शेयर है। 60 के भाव से 200 शेयर है सर। उसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑल के टाइम हाई 7350 दिखा रहा है और डिविडेंड भी अच्छा ही करता है, तो इसके वो रखें क्या सर? ऑल टाइम हाई दिखा रहा है, डिविडेंड भी 1-1.5 रुपए के आसपास आ ही जाता है। हाँ, भाई सतपुते साहब, ये सब तो पता नहीं मुझे, ऑल टाइम हाई वो सब, लेकिन बिजनेस तो बेहतर रन कर रहा है। सरकारी बैंक्स में अगर कुछ अच्छा कर रहा है तो उनमें से एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ही है। आपके पुणे का ही हेडक्वार्टर्ड कंपनी है और पिछले कई जी क्वार्टर्स से दिख रहा है सब कुछ पटरी पे आता हुआ है, इसका बढ़िया आउट परफॉर्म कर रही है। पर चार्ट्स पे पोजीशनिंग कैसी? मैम ने खरीदा हुआ जो है वो 60 का भाव पे है, मौजूदा भाव के आसपास ही चल रहा है। रखे रहूं कि नहीं? आशीष जी, मुझे लगता है देखिए काउंटर डेफिनेटली अच्छा है, बैंक भी अच्छे है, क्योंकि पुणे की बैंक है तो हमें पता है हम जाते रहते हैं कभी ना कभी किसी वजह से। तो ओवरऑल उसका एटमॉस्फेयर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बहुत बढ़िया है। बट द थिंग इज दैट इट इज नॉट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द काउंटर इटसेल्फ। मुझे लगता है काउंटर में वो ताकत आपको दिखेगी नहीं। कहीं ना कहीं लगता है कि ये इसी दायरे में रहेगा। देखिए 60-65
तो अगर इस दायरे में अगर प्ले करना है तो अपना तो ब्याज खाते का नुकसान हो जाता है, इन्वेस्टमेंट अटक के बैठती है। तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करता हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर मुझे करना है तो देखिए मुझे लगता है कि अगर इन दैट केस देखिए आशीष जी, सिटी यूनियन बैंक देखिए या फेडरल बैंक देखिए जहाँ पे मोमेंटम होता है। तो किसी भी गिरावट में अगर आपको मिले तो ये काउंटर पे थोड़ा ध्यान देना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र फिलहाल देखिए 58.50 है इसका 200 डीएमआई। तो ये 200 डीएमए पे आके खड़ा हो गया है। तो इस लेवल से पुल बैक देगा करीबन 64-65 तक, जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। दैट इज़ व्हाट आई फील टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। तो फिलहाल बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 58 का। 58 के स्टॉप के साथ बने रहें। क्विकली एक एक सवाल और ले लेता हूं सत्यदेव साहब, टाइम खत्म हो गया, लेकिन अदिति मैम क्विकली अगला सवाल। यस सर। सर एक्चुअली मैं कल्याण ज्वेलर्स लेती हूँ। लाइक मैंने SIP स्टार्ट की है इसमें, जिसमें मैंने शेयर्स लिए थे 602 पर, एंड उसके बाद मैंने कुछ लिया 650 पर। तो मुझे सर से ये पूछना है कि मैं कंटिन्यू करूं जैसे जैसे मेरी सेविंग्स इकट्ठा होती है और मैं कुछ थोड़ा थोड़ा लेती रहूं, या फिर अभी इसे वेट करना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा चल चुका है। वाह, धन्य। सब लोग SIP करके ज्वेलरी लेते हैं, मैम ने एक स्मार्ट फैसला लिया है। सतपुते साहब ज्वेलरी न लेके शेयर खरीदना शुरू कर दिया है। यस सर। इसे कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ रही है। गजब, वेरी गुड। सतपुते साहब सही स्टॉक है क्या SIP करने वाला या नहीं है कल्याण ज्वेलर्स? आशीष जी देखिए, मुझे लगता है कि कल्याण ज्वेलर देखिए स्टॉक तो सही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी फिलहाल एक थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कि एक टेलविंड मिला कि पीएनजी का भी आईपीओ आ रहा है। तो कहीं न कहीं लगता है कि इसी वजह से ये जो रैली थी, क्योंकि ये रैली शुरू हुई थी करीबन-करीबन 3 महीने पहले, 400 के आसपास का लेवल था और 400 से वन वे जा रहा था। हमने भी सुना था कि पीएनजी का आईपीओ आने आने वाला है, क्योंकि हम पुणे में रहते हैं और पुणे की कंपनी। पॉइंट इज़ कि ये जो टेलविंड थी, उसका कहीं न कहीं यहाँ पे फिज़ल आउट होने के चांसेस है। तो मैं ऑब्वियसली इस लेवल पे तो बाय की सलाह नहीं दूँगा, लेकिन अब क्योंकि आप ऑलरेडी इन द मनी हो, यानी आप प्रॉफिट पे बैठे हो, तो आप फिलहाल बने रहें 600 के स्टॉप लॉस के साथ। एक चांस है कि ये 700 को टेस्ट करेगा। 700-710 तक का स्विंग मिलेगा, दैट इज़ व्हाट द वीकली चार्ट इज़ सजेस्टिंग। तो स्टॉप लॉस होगा 600 का और होल्ड रखें कल्याण ज्वेलर्स। अच्छा, पाखी मैम अगला सवाल। मेरे पास नेटवर्क 18 के 900 शेयर्स हैं फॉर 102 अमाउंट के। सो शुड आई कीप और व्हाट्स योर सजेशन, शुड आई सेल देम ऑल? कितने पे लिया है? 101 पे। 102। 102 पे। सत्तर साहब 12 रुपए का नुकसान हो रहा है, चलता नहीं है। क्या करना है नेटवर्क 18 में? आप फ्री हो कुछ भी रिकमेंडेशन देने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ये भी मैं डिस्क्लेमर बाद में दूंगा। क्लेवर देते हैं। अच्छा जी देखिए, नेटवर्क 18 अगर आप डेली चार्ट देखो तो ऑब्वियसली थोड़ा-सा लगता है कि ओवरली प्राइस था 100 102 के आसपास, थोड़ा-सा ओवरबॉट था, नॉट ओवरली प्राइस्ड, ओवरबॉट था। तो ये वहाँ से करीबन 10% का करेक्शन हो चुका है, लेकिन वीकली चार्ट देखते हो तो लगता है कि अरे इसने तो ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वीकली चार्ट ये सजेस्ट करता है कि जब तक ये 90 के ऊपर 85-90 इस क्लस्टर के ऊपर सस्टेन करता है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रादर मैं कहूँगा पोजिशनली, जिसे आप कह सकते हैं कि 4 महीना, 6 महीना अगर आप उसे थोड़ा वक़्त दें, तो चांसेस है कि 110 को सरपास करे और ये 120 तक भी जाए। तो काउंटर अच्छा है, लेकिन एंट्री एग्जिट का जो हमेशा वो जो इश्यू होता है कि लोग टॉप पे चढ़ जाते हैं, तो वैसा हुआ है। थोड़ा एंट्री गलत है, लेकिन काउंटर सही है। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा आप होल्ड रखें, इतनी दिक्कत वाली बात तो मुझे नहीं लगती। पर एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। अभी टेलीविजन 18, नेटवर्क 18 सब ग्रुप एंटिटीज़। टेलीविजन 18 तो इस चैनल की ओनर और नेटवर्क 18 होल्डिंग कंपनी। तो इन सब से थोड़ा सा डिस्क्लेमर ये है कि आप फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करिए। ब्रेक लेने का समय हो गया है। पाखी मैम, विजया मैम, अदिति मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपुते साहब आप बने रहो। ब्रेक के उस पर आपसे आज का SBS स्टॉक पिक लेता हूँ। आपका स्वागत है आज का SBS स्टॉक पिक। लाइए सतपुते साहब को स्क्रीन पे। सतपुते साहब क्विकली आज का प्रेफर्ड आइडिया। अच्छा जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे आज जो मोमेंटम जो है वो आईटी के साथ है, लेकिन ये आईटी पे कहीं ना कहीं अपने लेवल पे जाके अटकेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा आईटी में रुक गया। मैंने देखा कहाँ पे नेक्स्ट कहाँ पे मोमेंटम है, तो देखिए मोमेंटम जो है, जैसे कि मैंने एफएमसीजी की पहले भी बात की, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले रखेंगे तो बेटर होगा। तो नेस्ले ये मेरा पिक रहेगा। नेस्ले में देखिए बाय करना है 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट होना चाहिए करीबन 2580 से लेकर 2600। तो अगर स्विंग प्ले करना है तो देन नेस्ले इंडिया इज नेस्ले इंडिया के रडार पे। आज के शो में इतना ही। ब्रेक के उस पार मिड कैप मंत्र। नमस्कार।